लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, जो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। कहता है कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं इसमें सारी क्वांटिटी सिर्फ एक क्वांटिटी के फॉर्म में लिखी जा सके। डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन in terms of a quantity x as follows: पोजीशन x to the power अल्फा, सारी क्वांटिटीज को उसे x के फॉर्म में लिखना है। स्पीड x to the power बीटा, एक्सलरेशन x to the power p, लीनियर मोमेंटम x to the power q, फोर्स x to the power r। तो हमको बताना है कि अल्फा बीटा p q r में इनमें से कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल हैं। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, या तो जो हम लोगों की फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनके फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लें, और या फिर और भी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है। तो जैसे हम लोग पोजीशन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही है। जब पोजीशन की बात करते हैं देयर आर सम रेफरेंस पॉइंट, किसी के रिस्पेक्ट में जब डिस्टेंस बताते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो पोजीशन लिखा है x टू द पावर अल्फा, स्पीड लिखा है x टू द पावर बीटा। तो पोजीशन और स्पीड में कोई कहीं ना कहीं टाइम भी इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग जब बात करते हैं अल्फा p और 2 बीटा की, इसका मतलब यहां पर अल्फा p और ये बीटा, मतलब इन तीन क्वांटिटीज का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो पोजीशन था कितना, x टू द पावर अल्फा, और स्पीड कितना था, x टू द पावर बीटा। और स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को। फिर अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड और एक्सलरेशन में, क्योंकि हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना था अल्फा, बीटा और p में, तो स्पीड को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्सलरेशन। तो यहां पर जो स्पीड था वो x टू द पावर बीटा, और एक्सलरेशन था x टू द पावर p। तो एक्सलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट बिकम्स स्पीड। तो ये दो रिलेशन हम लोगों के पास आ गए, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो x टू द पावर अल्फा अपॉन x टू द पावर बीटा इज इक्वल टू, इधर t और t कैंसिल होगा, तो x टू द पावर बीटा अपॉन x टू द पावर p। तो ये आ जाएगा x टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x टू द पावर बीटा माइनस p। दोनों की पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस p। तो ये हम लोगों का जो रिजल्ट आ जाएगा वो अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा। अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा। इसका मतलब जो a पार्ट है वो करेक्ट होगा। ये तो ऐसे ही बना रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। अब दूसरा में एस्टैब्लिश करना था p, q, r और बीटा में, मतलब यहां पर हमें r को और इंट्रोड्यूस करना है। तो p मिलेगा एक्सलरेशन में, q मिलेगा मोमेंटम में, r मिलेगा फोर्स में, और बीटा मिलेगा स्पीड में। तो हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है p, q, r और बीटा में एस्टैब्लिश करना है। तो हम लोग रिलेशन पहले से लिख चुके हैं कि केवल अल्फा को यहां पर इग्नोर करना है। तो इस पोजीशन वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। स्पीड और एक्सलरेशन, तो एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा x टू द पावर बीटा, ये स्पीड हो गया, और एक्सलरेशन हो गया x टू द पावर p। और एक्सलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डायमेंशन बन जाएगी स्पीड की। फिर हम लोग लिखते हैं मोमेंटम और फोर्स। तो जो मोमेंटम था वो x टू द पावर q था, और फोर्स था x टू द पावर r। अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डायमेंशन बन जाएगी मोमेंटम की। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर बीटा माइनस q, टाइम कैंसिल होगा, x टू द पावर p माइनस r।
दोनों साइड से इक्वेट कर लेते हैं, बीटा माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस आर। तो इधर हमको पी क्यू आर और बीटा, इसको राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। तो हम लोगों के पास ये वाला जो रिलेशन था वो भी एक करेक्ट रिलेशन है। अब तीसरे पार्ट को चेक करते हैं कि तीसरे पार्ट में हमें केवल बीटा को एलिमिनेट करना है। तो बीटा को अगर एलिमिनेट करना है तो हमारे पास दो रिलेशंस हैं अल्फा बीटा में, और यहां पर आ रहा है बीटा। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहां से बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर एक तरीका और भी हो सकता है कि हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाली बात सही हो सकती। तो इसको दोनों साइड से क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें P Q R, तो P का मतलब था एक्सलरेशन पार्ट में, और Q किस में था, मोमेंटम में, और R किस में था, फोर्स में था। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि पी क्यू आर से जो भी क्वांटिटी बनेगी अल्फा का मतलब वो पोजीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर P पॉजिटिव है, R पॉजिटिव। मैंने बोला बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो हम लोग सीधे फंडामेंटल के फॉर्म में जा करके कर सकते हैं। तो P किस में था, P एक्सलरेशन में था, तो हम लोगों ने लिख लिया एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन का मतलब था x टू द पावर p। फिर हमें यहाँ पर प्लस r भी चाहिए था, और r किस में था, फोर्स में था। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फोर्स में आ रहा था x टू द पावर r, तो ये p प्लस r हमें मिलेगा। और q किस में था, q था मोमेंटम में, तो यहाँ पर मोमेंटम से डिवाइड कर देते हैं, और मोमेंटम का मतलब था दैट वाज x टू द पावर q। तो एक्सलरेशन, फोर्स और मोमेंटम का अगर ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये क्वांटिटी हमें मिल जाएगी x टू द पावर p माइनस क्यू और प्लस r। और हमसे कह रहा है कि वो अल्फा के इक्वल, तो ये वाली जो क्वांटिटी अगर अल्फा के इक्वल है तो पक्का फिर क्वेश्चन है कि क्या ये वाली वैल्यू x टू द पावर अल्फा के इक्वल होगी। और x टू द पावर अल्फा क्या था, पोजीशन थी। तो ये क्वांटिटी अगर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर जाए तो ये रिलेशन फिर सही होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक्सलरेशन, फोर्स और मोमेंटम से जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं क्या वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग मोमेंटम को लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, एंड दैट इज लीनियर इंपल्स एंड दैट इज डायमेंशनली मोमेंटम लिखा हुआ है। तो ये फोर्स और फोर्स तो कैंसिल हुआ, और एक्सलरेशन को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमें पोजीशन तो नहीं मिलेगी। एक्सलरेशन पड़ा होगा LT माइनस 2, अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये LT माइनस 3 आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये क्वांटिटी किसी भी कंडीशन में पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, तो सी पार्ट करेक्ट नहीं हो सकता है। इस तरीके से सारे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते थे कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब सॉल्व करने से बच जाएंगे। ऐसे मैंने बोला बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसी तरीके से चेक करते हैं P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा, क्या ये पॉसिबल है। तो P क्या था, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो P एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम लोगों ने लिखा एक्सलरेशन, और इसके बाद जो दूसरा उसने लिखा Q, तो Q रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, मोमेंटम को, तो इसी को मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू मोमेंटम। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और हमें सब पॉजिटिव चाहिए तो इसको हम लोग फोर्स से भी मल्टीप्लाई कर देते। और कहता है ये क्वांटिटी बीटा के इक्वल होनी चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटी बीटा का मतलब था स्पीड के इक्वल आ जाएगी। डायमेंशनली क्या है क्वांटिटी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, तो चेक कर लेते हैं करेगी कि नहीं करेगी। एक्सलरेशन, मोमेंटम, फोर्स ये कतई स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। एक्सलरेशन में तो मास है नहीं, लेकिन मोमेंटम में एक मास आएगा और ये एक फोर्स से मास आएगा। इसका मतलब ये जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें तो मास का स्क्वायर आना है, और स्पीड में कोई भी मास एग्जिस्ट नहीं करता है, नो मास।
इसका मतलब जो चौथा रिलेशन है वो भी करेक्ट नहीं है। अदरवाइज और भी बहुत सारे तरीके हम लोग बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते थे कि पोजीशन को लिख लेते L, स्पीड को लिख लेते LT माइनस 1, एक्सलरेशन को लिख लेते LT माइनस 2, लीनियर मोमेंटम को लिख देते MLT माइनस 1 और फोर्स को लिख देते MLT माइनस 2 और इसके बाद सारे रिलेशन फिर से स्टैब्लिश कर लेते। लेकिन अगर इस तरीके की अप्रोच होगी तो क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैंने बोला IIT एडवांस का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछता है। अगर ये उम्मीद करते हो कि पेपर देने जाएंगे और हमने बहुत सारे डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वैसे ही कोई सवाल हमसे पूछ लेगा, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए एडवांस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको रिलेट कर दिया है। पेपर बहुत कंसेप्चुअल, और मैं जहां तक क्वेश्चंस को देख रहा हूं तो ज्यादातर क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SCV से पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उस बुक में दिए गए। इसी टाइप का क्वेश्चन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहला चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया गया, राइट। जैसे बोलते हैं एडवांस का पेपर टफ है, तो मुझे कहीं से नहीं लगता है टफ है। हाँ, हमारा तरीका गलत है तो इसलिए लगता है कि वो पेपर टफ है। हम आलतू फालतू की चीजें सॉल्व करते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पर कभी एम्फेसाइज नहीं करते। IIT एडवांस के पूछने का पूरा मतलब, उसका जो मोटिव है वो मोटिव ये कि जो लोग 12th की स्टडी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, सब्जेक्ट को क्यूरियसली पढ़ रहे हैं, ये पेपर उनके लिए बहुत आसान है। अब देखते हैं यहां पर क्या है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -400√3, ऊपर की डायरेक्शन को y एक्सिस माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, जैसा कि फिगर में दे रहा है, इज अप्लाइड इन अ रीजन A, a charge particle of mass m carrying a positive charge q is projected in this region with a speed of 2√10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target T which is 5 meter away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. Take q upon m is equal to 10 to the power 10 coulomb per kilogram. Then the particle will hit target T if projected at an angle 45 with the horizontal. तो पहला पार्ट चेक करते हैं। तो उसने बोला पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी QE। तो डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन आएगा इसके पास और वो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास, QE अपॉन m। Q अपॉन m की वैल्यू हमें पता है एंड दैट इज 10 to the power 10 into E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, तो 10 to the power 10 into 400√3। सारी वैल्यूज अभी तक SI सिस्टम में, तो कुल मिलाकर के हमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मिल गया। ये एक्सेलरेशन वही वाला है जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हुआ करता था, उसी टाइप का एक्सेलरेशन है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन कराता था और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कराएगा। तो उसने बोला है पार्टिकल अगर इस टारगेट को हिट करता है तो किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया होगा, 45 पर या किसी और। तो ये जो 5 मीटर की डिस्टेंस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये हमें रेंज दे रहा है। तो यहां से हमें रेंज का पता चल गया, रेंज गिवन है यहां पर 5 मीटर्स। रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है u² sin 2θ अपॉन g, u² sin 2θ अपॉन g। लेकिन यहां पर g का जो रोल होगा वो एक्सेलरेशन प्ले करेगा और वो वैल्यू हमें दी गई है 5 मीटर। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड गिवन है 2√10 into 10 to the power 6। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 4 into 10 into 10 to the power 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 to the power 12 into sin थीटा, sin 2θ। और जो एक्सेलरेशन है वहां पर वो आ जाएगा 400√3
into 10 to the power 10 and this is equal to 5। तो ये 400 में 2 zeros और ये 10 to the power 12 बन गया, तो ये 10 to the power 12 से कैंसिल हो गया, जो 4 बचा वो इस 4 से कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई, sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोगों का जो थीटा होता है वो थीटा 0 और 90 के बीच में होता है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो दिस एंगल विल लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो sin 2 थीटा की वैल्यू √3/2 के इक्वल आ गई। अब यहां पर इसका एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, चाहो तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2, तो यहां पर इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे हम लोगों ने sin थीटा का ग्राफ ड्रॉ किया, 0, 180 एंड 360 और ये वाली जो एक्सिस थी वो थीटा एक्सिस थी। तो sin थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो एक तो हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी और वो आएगा 60 और एक यहां पर मिलेगी वो आएगा 120। तो sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा की जो वैल्यूज हमें मिल रही होंगी 0 to 180, तो एक हमें मिलेगी 60 और दूसरी मिलेगी 120। लेकिन यहां पर था थीटा की जगह 2 थीटा लिखा था, तो 2 थीटा के दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक आएगा 60 और दूसरा आएगा 120। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 30 एंड 60 और ये दोनों 0 और 90 के बीच में। वैसे कहेंगे कि अगर sin थीटा इक्वल टू √3/2 होता, sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो एक केवल एक ही क्यों लेते हैं 60, क्योंकि दूसरा आएगा 120 और 120 90 को एक्सीड करेगा। लेकिन अगर sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है तो थीटा के दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक 30 और दूसरा 60। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि हमारा जो ऑप्शन ए था दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन में बोल रहा था कि पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड ईदर एट एन एंगल 30 और 60 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब बी पार्ट तो करेक्ट हो गया और हमें थीटा की दो वैल्यूज मिल गई कि या तुम लोगों ने 30 पर प्रोजेक्ट किया होगा और या हम लोगों ने 60 पर प्रोजेक्ट किया होगा। अब आगे हमसे पूछता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टारगेट टी कुड बी √5/6 √5/2। तो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि टारगेट को हिट करने में कितना टाइम लगा होगा। तो हमारे पास एक्चुअली दो टाइम थे, दो एंगल थे। एक एंगल था थीटा इक्वल टू 30 और दूसरा एंगल था थीटा इक्वल टू 60। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, और g का मतलब यहां पर a था। तो थीटा अगर डिफरेंट होगा तो टाइम भी तो डिफरेंट आएगा। दोनों एंगल्स के लिए हम लोग अलग अलग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला टाइम कैलकुलेट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 इंटू u, और जो इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया था वो स्पीड कितनी थी, 2√10 इंटू 10 to the power 6, 2√10 इंटू 10 to the power 6, 2u इंटू sin 30, तो sin 30 का मतलब हाफ आ रहा होगा, अपॉन e, और एक्सलरेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो जो एक्सलरेशन की वैल्यू थी वो 400√3 इंटू 10 to the power 10, 400√3 इंटू 10 to the power 10। तो ये तो एक टाइम आएगा, और अगर एंगल चेंज कर लेंगे तो एक टाइम हमें और मिलेगा, t2 मान लेते, दैट इज 2 इंटू u, 2√10 इंटू 10 to the power 6 अपॉन a, और a को लिख सकते हैं 400√3 इंटू 10 to the power 10, और sin 60 का मतलब आएगा √3/2।
तो कुल मिलाकर के ये वाला टाइम इस वाले टाइम का √3 टाइम्स आ रहा होगा, तो एक कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से कुछ कैंसिलेशंस होंगे, तो ये 2 × 2 4, इससे कैंसिल हुआ, तो ये बचा 100। ये हो गया 10⁻², और ये हो गया 10⁻10, तो ये हो गया 10⁻12, और ये था 10⁻6, तो ये बच गया 10⁻⁻6। और √10 ऊपर बचा, √3 नीचे, और एक 2 नीचे बच गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो √10 को लिख सकते हैं √5 × √2, तो दिस विल बी √5 × √2 अपॉन √3 × 2, और ये सेकेंड्स था तो इसको लिख सकते हैं मिली सेकेंड्स। इसको अगर हटा देंगे तो मिली सेकेंड्स, तो ये वैल्यू आ गई √5 अपॉन √3 × √2 मतलब √6। तो एक टाइम तो आ गया √5 अपॉन √6। चेक करते हैं कि एक ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, √5 अपॉन √6, ये वाला टाइम आ गया। अब दूसरा वाला टाइम हमें पता है कि दैट इज √3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये वाला टाइम था √5 अपॉन √6 इंटू √3 और कर देते हैं, तो √5 अपॉन √2 इंटू √3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू √3, तो ये भी कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई √5 अपॉन √2, और ये भी टाइम आएगा किसमें, सॉरी मिली नहीं, माइक्रो सेकेंड्स में आ रहा होगी। जो टाइम था दैट इज एक्चुअली इन माइक्रो सेकेंड्स, राइट। तो अगला ऑप्शन है √5 अपॉन √2 माइक्रो सेकेंड, तो ये वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। अब डी पार्ट चेक करते हैं, तो डी पार्ट में बोल रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज √5 अपॉन √3, तो जब ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं तो डी तो सही नहीं हो सकता, इसमें टाइम गलत लिखा हुआ है √5 अपॉन √3। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ये जरूर सोचना है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल है कहां पर। उसका पहला हमला हमारे कॉन्फिडेंस पर होता है कि जब हम चीजों को पार्सली पढ़ते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं हमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहला हिट करता है हमारे कॉन्फिडेंस पर, और अगर वो हिट हो गया और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो सब कुछ बेकार हो जाता है। जब हम प्रिपेयर करके ही चले जाते हैं कि नहीं एडवांस है तो डिफिकल्ट होगा, प्रिपेयर करके जाओ कि हमने सब कुछ कंसेप्चुअली पढ़ा है, हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ा, और पूछेगा क्या, वो कुछ नहीं पूछेगा, और एक्चुअली वही कर रहा है वो हमारे कॉन्फिडेंस पर लगातार हिट करता चला जा रहा है। जिनका कॉन्फिडेंस वीक होता है उनका पेपर बिगड़ जाता है, राइट। अभी तक तो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो बेसिक कॉन्सेप्ट से अलग हो। अब इसी क्वेश्चन को क्या हम लोग डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं, वो तो नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एडवांस के लिए, और हो सकता है ये गलती करते हैं, बार बार हम क्वेश्चन सामने लाते हैं और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस फील करते हैं कि नहीं आईटी एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नो, हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो हमें कंसेप्चुअल रास्ते पर ले जा सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 11। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। Shown in the figure is a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1 and outer radius is R2. If a voltage V0 is applied between two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surface due to purely kinetic effect moving an electron. Ignore any rule of magnetic field due to current. Then figure is schematic and not drawn to the scale. तो हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट, उसने बोला कि एक सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है और उसको एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करती आई और वो करंट ऐसे फ्लो कर रही। तो पहला पार्ट बोल रहा है कि आई और इसकी इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2, और जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का दे रहा है वो V0 है।
रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो है और थिकनेस की वैल्यू टी के इक्वल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहते हैं इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है पहले समझते हैं। यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे वी नॉट। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे ऐसे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे। तो इससे हम लोग नोटिस करते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने कम लेंथ ट्रेवल करी, मतलब छोटा रास्ता ट्रेवल किया। याद होगा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जितना लंबा रास्ता उतना बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि उतने ज्यादा कोलिजन्स। अब जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, उसी कोलिजन के बीच की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हिंडर होता है, और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस से। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इन सारे रास्तों की लेंथ चूंकि अलग अलग है, इसलिए इन सारे रास्तों के लिए रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो ये केस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का केस बना हुआ है। तो पहले तो हम लोग को क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। लेकिन एक बात अगर नोटिस करें कि ये वाला रास्ता था और ये वाला रास्ता था, तो इसके एंड पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है, तो इसके भी एंड पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है। तो ये सारे अगर हम छोटी छोटी स्टेप्स मान लें तो इन सारी स्टेप्स के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, लेकिन उस सारे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पैरेलल में कनेक्टेड है? अगर बहुत सारे वायर्स हैं, उनके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, लेकिन एंड पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड है? इसका मतलब यहां पर जितने भी स्टेप्स आ रहे होंगे, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो सारे कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, राइट। तो पहले तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि ये सेमी सर्कुलर एक डिस्क का पार्ट है, ये सेंटर था, यहां से आर डिस्टेंस पर हम लोग एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं ऐसे, और फिर एक छोटा सा चेंज लेते हैं और वो डी आर का, मतलब कुल मिलाकर के एक स्टेप बना लेते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जा रहे होंगे, तो इसका में रेजिस्टेंस पहले डिफाइन करना है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं सपोज डी कैपिटल आर से। ये डिफरेंशियल पार्ट है तो इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिखा डी आर। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी कितनी दे रहा है? रो दे रहा है। अगर रेडियस आर है तो उस पार्ट की लेंथ कितनी हो गई? दैट इज पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सर्किल होता तो 2 पाई आर होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये तो एक्सपेक्टेड होना ही चाहिए कि एडवांस का पेपर है तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो रहेगा ही। तो रो इंटू एल अपॉन ए। अब उसने क्या किया, इसकी थिकनेस को टी दिया है, तो इसको हम लोगों ने माना डी आर, और इसकी थिकनेस ऐसे आ रही होगी, मतलब ये पार्ट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये होगा डी आर और ये थिकनेस होगी टी। इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी। तो थिकनेस अगर टी है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा टी इंटू डी आर। तो रो एल अपॉन ए, और ए का मतलब टी इंटू डी आर। तो डिफरेंशियल पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया। हम लोगों ने जो पैरेलल वाला केस डिफाइन किया था, यहां पर जितने भी डिफरेंशियल स्टेप्स आ रही होंगी वो सारी पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल के लिए रिजल्ट क्या था, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब 1 अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन आर आई, कुल मिलाकर के इंटीग्रल 1 अपॉन डी आर। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो 2
टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग लिख देते हैं आर के इक्वल। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन डी आर, तो वो आ जाएगा रो इंटू पाई इंटू आर और ऊपर आएगा टी इंटू डी आर। पहली स्टेप मिलेगी R1 पर और आखिरी स्टेप मिलेगी R2 पर। तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम R1 टू R2, जहां पर R1 क्या है इनर पार्ट की रेडियस और R2 आउटर पार्ट की रेडियस है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू टी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन आएगा ln r। अपर लिमिट लिखेंगे तो ln r2, लोअर लिमिट लिखेंगे ln r1, तो दिस विल बी ln r2 अपॉन r1। तो हमें जो रेजिस्टेंस मिल गया, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू पाई अपॉन टी इंटू ln R2 अपॉन R1। ये तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें लिखना था करंट। एक्चुअली हमसे पहले पार्ट में उसने पूछा है कि करंट का रिलेशन क्या आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट गिवन था, इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमें गिवन है और वो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल ड्रॉप V0 के इक्वल है। तो यहां पर जो करंट आ जाएगी वो V0 अपॉन V इक्वल टू आयर V0 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है रो पाई अपॉन टी ln R2 अपॉन R1। तो यहां पर रो पाई अपॉन टी और R2 अपॉन R1 ln R2 अपॉन R1। तो ये पहला पार्ट तो करेक्ट दिख रहा है, V0 इंटू टी अपॉन रो पाई ln R2 अपॉन R1। तो ये पार्ट तो करेक्ट दिखने लगा कि ए पार्ट तो सही है। अब आगे बात करते हैं, तो उसने बी पार्ट हमसे पूछा है। आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस। तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट हो गया, ए पार्ट। अब जैसे यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो करंट फ्लो के ऑपोजिट मूव करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उससे फिर सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत है। तो इसे अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई फोर्स लगा सकता है तो वो लगा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से ऐसे एग्जिस्ट करती होगी तो हम लोगों को पता है dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये वाला जो सरफेस है वो लोअर पोटेंशियल पर और ये वाला सरफेस है वो हायर पोटेंशियल पर। ऊपर वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल पर और नीचे वाला सरफेस हायर पोटेंशियल पर। तो ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। तो बी पार्ट में लिख रहा है आउटर सरफेस, आउटर कैसा था लोअर पोटेंशियल पर, द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, जबकि आउटर कैसा है लोअर, तो आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन द इनर। इसका मतलब जो सी पार्ट होगा वो करेक्ट होगा। अब एक पार्ट और बचता है, डेल्टा भी एक्चुअली डिफाइन क्या किया गया था, एक ट्रांसवर्स वोल्टेज आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज आ जाएगा, उसे डिफाइन किया गया था डेल्टा वी develops between the inner and outer surfaces due to purely kinetic effect of moving electron। तो हमको बताना है कि डेल्टा वी और आई में क्या रिलेशन आ रहा होगा, कि जो इनके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका आई के साथ क्या रिलेशन आ रहा होगा।
तो ऐसे डिस्क बहुत बड़ी नहीं होगी, हम लोग थोड़ा सा एवरेज मान सकते हैं कि हर एक पार्ट पर लगभग सेम करंट फ्लो कर रही होगी। चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन सर्किल में चल रहा था, तो उसके पास अंदर की तरफ एक फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स आएगा E इंटू ई। और सर्कुलर मोशन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। जहां पर v क्या था, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से अगर करंट फ्लो करे तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो E इंटू ई इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एम अपॉन ई आर इंटू वी डी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ट्रांसवर्स वोल्टेज की बात करें कि यहां से यहां तक वोल्टेज, तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रल E डॉट डी आर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल E डॉट डी आर। तो अगर छोटा सा रीजन काउंट कर लेते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम होगी, वो एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल E डॉट डी आर करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रांसवर्स वोल्टेज। तो ट्रांसवर्स वोल्टेज को लिख सकते हैं इंटीग्रल E इंटू डी आर, और E की वैल्यू पता है, दैट इज m अपॉन ई आर इंटू वी डी स्क्वायर और इंटू डी आर। तो जब इंटीग्रेट करेंगे r को तो ये r1 से r2 जाएगा, r1 से r2। यहां पर एक चीज बच जाएगी, दैट इज वी डी स्क्वायर। और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर। और एक चीज हमें पता है कि करंट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो अगर ये वी डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक बात और भी क्लियर हो गई कि जो ट्रांसवर्स वोल्टेज आ रहा होगा वो ट्रांसवर्स वोल्टेज करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। तो जो डी पार्ट होगा वो भी एक करेक्ट पार्ट होगा। तो अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पर। मैंने बोला आईआईटी एडवांस का पेपर सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस पर हमला करता है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बोला ये क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगा और हम नहीं सॉल्व कर पाए। और अगर जरा सा हिम्मत से इसको पढ़ते तो ये क्वेश्चन शायद बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो देखते हैं कितना डिफिकल्ट और कितना सिंपल था, खुद ही समझ में आ जाएगा। एज सोन स्कीमेटिकली इन द फिगर, 2 vessels contain water solution at temperature T of the potassium permanganate KMnO4 of different concentration N1 and N2 molecules per unit volume with delta N equal to N1 minus N2, जो कि N1 से बहुत छोटा है। अब यहाँ पर सबसे पहला ध्यान देना था N1 N2 क्या था। दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन 2 वेसल्स, दोनों के टेम्परेचर सेम है। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2। N1 की वैल्यू N2 से बड़ी जरूर है, लेकिन N1 N2 का जो डिफरेंस है वो N1 से बहुत छोटा है। N1 की वैल्यू N2 से बड़ी, लेकिन जो डिफरेंस है वो N1 से बहुत छोटा है। When they are connected by a tube of small length L, ये वाली ट्यूब की बात कर रहा है, स्मॉल L लेंथ की एक ट्यूब है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दे रहा है S के इक्वल। KMnO4 start to diffuse from left to right vessel through the tube. Consider the collection of molecule to behave as ideal gases and difference in their partial pressure in two vessel causing the diffusion. उसने बोला कि KMnO4 के पार्टिकल को आइडियल गैस के पार्टिकल मानो और डिफ्यूजन के लिए जो प्रेशर मिल रहा है वो इनके जो प्रेशर्स गिवन है उन प्रेशर्स की वजह से। तो जब उसने बोल दिया कि आइडियल गैस की तरह इसको कंसीडर करना है तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है नहीं। हाँ, वो सोल्यूशन लग रहा है तो लगता है कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन फिर ये कैसे सॉल्व किया था। अभी तक क्या था, अगर वो आइडियल गैस भर देता तो हम लोग सॉल्व कर लेते, राइट। आगे बोलता है प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, द स्पीड। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो KMnO4 लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज होगा। द स्पीड v ऑफ द मॉलिक्यूल इज लिमिटेड बाय विस्कस फोर्स माइनस बीटा टी।
अब कहता है कि जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो v फिक्स है, लिमिटेड है, बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब उस पर फोर्स बैलेंस है। तो एक फोर्स तो लगा होगा प्रेशर की वजह से जो डिफ्यूजन कॉज करेगा, और दूसरा फोर्स बोल रहा है विस्कस फोर्स लग रहा होगा बीटा भी, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया होगा, तब ये मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे। वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट नेग्लेक्टिंग ऑल टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एन स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। पहला पूछा द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द ट्यूब इज डेल्टा एन के बी टी एस। क्या इतना फोर्स लगेगा? पहले तो हमें ये बताना है। ये हमारी ट्यूब थी, उसने बोला यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब लेफ्ट वेसल से KMnO4 के मॉलिक्यूल राइट वेसल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये भी बोला कि डिफ्यूजन का कॉज इनके प्रेशर्स है, तो यहां से एक फोर्स लगा होगा यहां से, और वो फोर्स होगा P1 इंटू एस, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसने इन मॉलिक्यूल को पुश किया होगा, और यहां से एक फोर्स लगा होगा और वो होगा P2 इंटू एस। तो जो मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स आगे की तरफ लग गया वो P1 माइनस P2 इंटू एस। इतना नेट फोर्स डिफ्यूजन के लिए इस साइड पर लग रहा होगा। उसने बोला KMnO4 के जो मॉलिक्यूल्स है दे बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो अगर आइडियल गैस की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो एक तो फॉर्म ये होता है PV इक्वल टू nRT, लेकिन यहां पर जो n था वो नंबर ऑफ मोल्स थे और r क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन एक फॉर्म और भी होता है आइडियल का, PV इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू KB इंटू T। अगर आइडियल गैस की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, जब हम लोग बेसिक आइडियल गैस की इक्वेशन डराइव करते हैं तो पहले यही निकल के आती, बाद में हम लोग मोल्स के लिए इसको जस्टिफाई करते हैं कि वहां पर गैस कांस्टेंट आता है। V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अगर हम लोग ऐसे लिखें P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू KB इंटू T, व्हाट इज दिस? N अपॉन V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यही क्वेश्चन में गिवन था। N1 था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेफ्ट वेसल का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू N1 KB T, और राइट वेसल का प्रेशर लिख सकते हैं N2 इंटू KB T, क्योंकि लेफ्ट वेसल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे N1 और राइट वेसल में थे N2। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P1 माइनस P2 पुट करेंगे तो ये आएगा N1 माइनस N2, KB बाहर आ जाएगा, T बाहर आ जाएगा और S आ गया। इसका मतलब जो फोर्स डिफ्यूजन करा रहा है उस फोर्स की वैल्यू, इसको उसने लिखा है डेल्टा N, डेल्टा N इंटू KB इंटू TS। पहला पार्ट चेक करते हैं। हाँ, डेल्टा N इंटू KB इंटू TS, इसका मतलब The force causing the molecules to move across the tube is delta N KB TS। इसका मतलब जो पहला पार्ट है वो करेक्ट हो गया। कहां से कोई डिफिकल्टी? अलर्ट होकर के क्वेश्चन पढ़ना और अपने कॉन्फिडेंस पर हमला नहीं होते देना है। दूसरा बात करते हैं, फोर्स बैलेंस इंप्लाइज। उसने बोला कि वेलोसिटी लिमिटेड, तो जब यहां पर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे तो एक फोर्स तो आगे की तरफ लग गया, और वो कितना था? डेल्टा N इंटू KB इंटू T इंटू S। लेकिन जब यहाँ के मॉलिक्यूल आगे मूव कर रहे होंगे तो इन पर विस्कस फोर्स भी तो पीछे लग रहा होगा, तो पीछे की तरफ जो लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो होगा विस्कस फोर्स। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहां रहा होगा वही कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर भी रहा होगा। इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया S, तो ये इस ट्यूब का वॉल्यूम हो गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना था? N1। इसका मतलब इतने ट्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो N1 होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब के अंदर राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, और हर मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ बीटा V। तो इतने मॉलिक्यूल पर पीछे फोर्स लगेगा N1LS इंटू बीटा V, और अगर फोर्स बैलेंस है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा N इंटू KB इंटू T इंटू S। तो ये S और S तो कैंसिल हो गया, राइट। और यहां पर जो रिजल्ट आ गया वो आ गया N1 बीटा V L
इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है। N1 बीटा VL, N1 बीटा VL इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी। इसका मतलब जो बी पार्ट था वो भी करेक्ट हो गया। क्या डिफिकल्टी थी, उसने खुद ही बोला फोर्स बैलेंस है, तो एक ड्रैग फोर्स लिखना था और एक प्रेशर डिफरेंस का फोर्स लिखना, दोनों को इक्वेट कर देना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज डेल्टा एन अपॉन एल के बी टी अपॉन बीटा इंटू एस। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज, तो उसने हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पर सेकेंड ट्यूब से क्रॉस कर रहे हैं उनकी वैल्यू डेल्टा एन अपॉन एल इंटू के बी इंटू टी अपॉन बीटा इंटू एस। देखते हैं भाई ये सही होगा या नहीं सही होगा। ये हम लोगों की ट्यूब है, वेलोसिटी कितनी थी v, तो डेल्टा टी टाइम में ये वाले मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस चल लेंगे, डेल्टा वी इंटू टी, मतलब यहां पहुंच जाएंगे। तो डेल्टा टी टाइम में इतने मॉलिक्यूल्स मूव कर चुके जितने इस वॉल्यूम के अंदर आ रहे होंगे। ऐसा हम लोग डेरिवेशन किया करते जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते थे, तो v की स्पीड से अगर जा रहे हैं तो डेल्टा टी टाइम में जो उसने डिस्टेंस चला होगा वो v डेल्टा टी, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल इस ट्यूब में एंटर कर चुके होंगे, इतने यहां से बाहर निकल चुके होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, ये तो डेल्टा टी टाइम का हो गया। तो अगर इस पार्ट का वॉल्यूम हम लोग लिखना चाहेंगे तो v इंटू डेल्टा टी इंटू एस, इतना वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना मूव करेगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। यूनिट टाइम में इतने मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं इतने वॉल्यूम में, और यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स थे, N1। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कैंसिल हुआ और ये रिजल्ट आ गया N1 इंटू वी इंटू एस, N1 इंटू वी इंटू एस। इतने मॉलिक्यूल्स ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज दिस N1 इंटू वी इंटू एस। अब यहां पर N1 इंटू वी की वैल्यू तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो यहां से अगर N1 इंटू वी निकालता, N1 इंटू वी, तो ये आता है डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी, और N1 इंटू वी निकालते तो बीटा एल और आ जाता है इधर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी अपॉन बीटा इंटू एल। ये तुम लोगों ने N1B की वैल्यू लिखी है इंटू एस, इसने अलग अलग फैक्टर में लिखा है। तो एक हम लोगों ने लिख लिया डेल्टा एन अपॉन एल, ये सिर्फ डरा रहा और कुछ नहीं कर रहा है। के बी टी अपॉन बीटा, इसको अलग लिख देते हैं के बी टी अपॉन बीटा, और एक क्या बच गया हमारे पास एस। इसका मतलब जो सी पार्ट हो गया वो भी करेक्ट हो गया। तो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट हो गया। डी चेक कर लेते हैं, ए करेक्ट था ना, ए करेक्ट था, बी करेक्ट था, सी करेक्ट हो गया। रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, ये तो कतई सही हो ही नहीं सकता है। क्यों? अगर डिफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, और टाइम के साथ अगर डिफ्यूजन होता रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तो कम होता चला जाएगा ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे यहां से मॉलिक्यूल दूसरे वेसल में जाएंगे वैसे यहां का कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगा, और कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी तो डिक्रीज कर रहा होगा। उसने बोला रेट ऑफ मॉलिक्यूल गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में ए, बी और सी पार्ट करेक्ट है। तो समझ में आया कि आईटी हमें किस तरीके से डराता है, कैसे हमला करता है हमारे कॉन्फिडेंस पर, होता कुछ भी नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया वही लिखना था, बट यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यूज केवल पुट करनी थी हमें, तो वैल्यूज पुट करते तो सी पार्ट भी करेक्ट हो जाता।
तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। एक्चुअली सोल्यूशन दे दिया तो हमें लगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये, जबकि वो थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो शायद काफी अच्छा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हम लोगों ने फ्रिक्शन के चैप्टर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें बोला पुट ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स with the left one at 0 centimeter and right one at 90 मीटर स्केल है, इसका मतलब उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only left finger slips with respect to the scale and right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at a distance XR from the center 50 centimeter of the scale and left one starts slipping again. This happens because of difference in frictional forces on two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between fingers and the scale are 0.40 and 0.32 respectively, then value of XR in centimeter is. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन है। तो इसको मान लेते हैं कि ये हम लोगों की एक मीटर स्केल है, मतलब लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है। उसने बोला कि लेफ्ट फिंगर को 0 पर रखो और राइट फिंगर को 90 सेंटीमीटर पर रखो और दोनों को स्लोली, तेज मत चलाना, तेज चलाओगे दोनों स्लिप कर सकते हैं। तो दोनों को स्लोली सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करो। तो जब मैं दोनों, या तुम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो साथ साथ में, तो जब मैं दोनों को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करता हूं तो ये वाली स्लिप कर रही है। अब थोड़ी देर बाद ये वाली स्लिप करी, अब फिर ये स्लिप करी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो उसने बताना है कि जब दूसरी फिंगर स्लिप करना स्टार्ट करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस पर होगा। पहले लेफ्ट फिंगर ने चला यहां तक, फिर लेफ्ट रुक गई, राइट ने चलना स्टार्ट किया, तो कितना डिस्टेंस राइट फिंगर ने, उसने बोला XR, XR। देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस XR फ्रॉम द सेंटर। राइट फिंगर सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर आकर के रुकेगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने दोनों को सेंटर की तरफ मूव कराने की कोशिश करी, तो पहले कौन चला, लेफ्ट, फिर राइट। अब ये लेफ्ट राइट रुक गया, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा ये बताना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नॉर्मल सा फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। एक बार देखते हैं। बहुत तेज नहीं चलाना है, तेज चलाओगे दोनों स्लिप कर जाएगी। तो जब मैंने इन फिंगर्स को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करी तो इस फिंगर ने एक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी शो करी, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन अपीयर होगा। वो फ्रिक्शन फिंगर पर लगेगा पीछे और एक्शन रिएक्शन से रॉड पर लगेगा आगे। जब इसको चलाने की कोशिश करी तो फिंगर पर लगा लेफ्ट साइड पर, रॉड पर लगा राइट साइड पर। इट मीन्स सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हम लोगों का रॉड है और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। एक फिंगर यहां पर थी ये, और दूसरी फिंगर यहां पर है 90 सेंटीमीटर पर। तो जब मैंने इस फिंगर को इधर चलाने की कोशिश करी तो इस पर एक फ्रिक्शन पीछे लग गया, क्योंकि नॉर्मल एक्शन प्रेजेंट है और फिंगर और रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। तो एक्शन रिएक्शन से वही फ्रिक्शन इस पर आगे लग गया। इस वाली फिंगर को ऐसे मूव कराने की कोशिश करी तो इस पर एक फ्रिक्शन पीछे लगा F2। एक्शन रिएक्शन से वही फ्रिक्शन इस रॉड पर लेफ्ट साइड पर लग गया। इतनी बात क्लियर है। जब हम लोग
बहुत इत्मीनान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोगों ने बहुत हल्के से चलाने की कोशिश करी होती तो यहां पर स्लिपिंग नहीं होती और यहां पर भी स्लिपिंग नहीं होती। तो एक्चुअली यहां पर कुछ ना कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन आता कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसका अपोज कर दिया। तो जब हमने छोटे छोटे फोर्सेस लगाए, सपोज यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन का, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है, और यहां पर भी जब चलने की कोशिश करी होगी तो यहां पर भी अपोज हुआ होगा, तो यहां पर भी 10 न्यूटन लग गया होगा, तब तक तो कुछ चला ही नहीं होगा। क्वेश्चन आता है कि इस वाली फिंगर ने कब मूव करना शुरू कर दिया होगा। तो जैसे जैसे हम लोग चलाने की टेंडेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनमें से कोई एक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग चुका होगा, कोई एक फ्रिक्शन। अब चूंकि यहां का नॉर्मल फोर्स होगा N2 और यहां का नॉर्मल फोर्स है N1, तो सेंटर के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। यहां के नॉर्मल फोर्स N1 की बात कर रहे हैं, ये वाला नहीं। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो नॉर्मल फोर्स कम होगा, तो यहां पर जो N2 की वैल्यू है वो N1 से बड़ी होगी। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है F2 मैक्स, पहले ये समझना जरूरी है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्व कर दूं और कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन की डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। हाँ, केवल आंसर की चेक करनी तो कहीं भी देख सकते हो, नेट पे पड़ी होगी। तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन काफी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी तो काफी बड़ी होगी। तो यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, उसके पहले यहां का कर जाएगा। सपोज यहां पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया और यहां का फ्रिक्शन अभी भी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचा, तो इसके बाद अगर हम लोगों ने और मूव कराया तो ये मैक्सिमम वैल्यू से इसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। अगर टेंडेंसी बढ़ाएंगे तो ये फोर्स और बढ़ेगा, और इसको बढ़ाना मतलब मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड करा देना, तो एक्सीड हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड हो गया तो रिलेटिव मोशन रुक तो नहीं पाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब यहां पर रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए ये वाले फ्रिक्शन की जरूरत इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा तो ये फिंगर इस रॉड के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। तो जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करती रहेगी, रॉड भी मूव कर सकती है, तो फिंगर जब आगे की तरफ मूव करेगी तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये तो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और जब डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अभी तक ये वाली जो फिंगर थी वो रेस्ट पर थी, तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स मिला होगा F2, तो जैसे जैसे लेफ्ट फिंगर आगे की तरफ मूव करेगी तो नॉर्मल फोर्स बढ़ने की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो अपनी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू को बढ़ाएगा तो यहां पर टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इस सरफेस पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी और बढ़ रही होगी, तो टेंडेंसी बढ़ेगी तो इस फ्रिक्शन को बढ़ते रहना होगा। एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि ये फ्रिक्शन अपनी स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू पर एक्ट कर जाएगा। इसके बाद जब मैं फर्दर इसको इधर मूव कराऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, तो फिर यहां का जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो स्टैटिक मैक्सिमम से ज्यादा होगा। इसके बाद क्या होगा, अचानक से ये फिंगर इसके ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर देगी। अब तब तक ये फिंगर रुक चुकी होगी, अब ये स्टार्ट करेगी तो वही सिचुएशन फिर आएगी कि ये फिंगर जब इधर की तरफ मूव करेगी तो जो नॉर्मल फोर्सेस होंगे वो अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे होंगे, तो जो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, और जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस रुकी हुई इसके रॉड के रिस्पेक्ट में रुकी फिंगर के स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो ये वाली फिंगर रुक जाएगी
और ये वाली फिंगर इस रॉड के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है ये रॉड है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, यहां पर 100 और ये 90 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन फिंगर्स को मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले ये वाली फिंगर मूव करेगी, और ये वाली फिंगर जब मूव करेगी तो एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि फिंगर सपोज यहां पर पहुंच गई, और ये इसका सेंटर था, और यहां से डिस्टेंस x1। अब ये फिंगर यहां पर रुक जाएगी, और ये फिलहाल अभी भी यहीं पर है। तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसका मतलब था कि जब यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो यहां के स्टैटिक मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, और इसके बाद तो और बढ़ना होगा, लेकिन तब तक एक्सीड कर चुका होगा, तो ये चलना शुरू कर देगी और ये रुक जाएगी। तो यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन यहां के स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन के जब इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली फिंगर रुकेगी और ये फिंगर चलना शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन थी, ये वाली डिस्टेंस थी 40 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो x1, यहां का जो नॉर्मल फोर्स है वो n1, और यहां का नॉर्मल फोर्स मान लेते n2। तो एक बात तो हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स बैलेंस n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg। इस रॉड का जो भी वेट आएगा वो वेट यहां पर काम करेगा। और इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो वो टॉर्क आएगा n1 इंटू x1, एंड दिस इज इक्वल टू n2 इंटू 40। इस n1 ने ऐसे टॉर्क दिया होगा, इस n2 ने ऐसे टॉर्क दिया होगा, सेंटर के अबाउट ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क, और वो आ रहा होगा 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग n1 n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां पर हम लोग n1 की वैल्यू पुट कर दें, तो वो आ जाएगा n2 इंटू 40 अपॉन x1। n1 प्लस n2 इज इक्वल टू w मान लेते, वेट w। तो यहां से जो n2 की वैल्यू आ गई वो w अपॉन 1 प्लस 40 अपॉन x1, और n2 की वैल्यू अगर पता चल गई तो यहां से n1 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। n1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 अपॉन x1 इंटू w अपॉन 1 प्लस 40 अपॉन x1। तो ये n1 n2 की वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है कि जिस समय ये फिंगर रुकी होगी, तो उस समय ये वाला फ्रिक्शन इस वाले फ्रिक्शन के इक्वल हो गया होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक 32 और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू n1 इज इक्वल टू, यहां पर स्टैटिक मैक्सिमम लिखना है तो दैट इज 0.40 और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू n2। तो यहां पर हमें एक्चुअली n1 अपॉन n2 निकालना था, तो यहां से n1 अपॉन n2 डायरेक्टली लिख देते हैं, n1 अपॉन n2, और n1 अपॉन n2 की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 इक्वल टू 40 अपॉन x1। तो दिस इज 40 अपॉन x1। तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ गई 0.32 इंटू n1 अपॉन m2 इक्वल टू 40 अपॉन x1 इज इक्वल टू 0.40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो 0.32 इंटू 40 अपॉन 0.4, तो ये आएगा 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब जब पहली फिंगर रुकेगी और दूसरी चलना शुरू करेगी, तब x1 की वैल्यू होगी 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो लेफ्ट फिंगर थी, जब सेंटर से इसकी डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर बची होगी, तब इस राइट फिंगर ने मूव करना शुरू कर दिया होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पार्ट देखते हैं। उसने पूछा कि दूसरी कब रुकेगी आकर के,
तो ये हम लोग के पास रॉड है और ये सेंटर लाइन थी। लेफ्ट फिंगर जहां पर रुकी आकर के वो डिस्टेंस थी 32 सेंटीमीटर और जो राइट फिंगर की पोजीशन थी वो अभी भी कहां पर थी 40 सेंटीमीटर पर थी, क्योंकि यहां से यहां तक था 90 सेंटीमीटर, तो सेंटर से डिस्टेंस बचेगी वो 40। अब लेफ्ट फिंगर तो स्टॉप कर चुकी होगी और राइट फिंगर ने मूव करना शुरू कर दिया होगा। तो कुछ देर बाद जब राइट फिंगर मूव करती रहेगी सेंटर की तरफ और वैसे रॉड भी चलेगी यहां पर, तो राइट फिंगर मूव करके सपोज यहां पर पहुंच गई और ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया कि दिस इज XR। ये भी चल रही थी लेकिन ये अभी तक रुकी रही है, ये अभी तक रेस्ट कर रही है। तो जब ये राइट फिंगर चलती रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता रहेगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जब यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन इस पॉइंट के स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, इसके बाद ये रुक जाएगी और ये चलना शुरू कर देगी। तो वही सेम कैलकुलेशंस हम लोग यहां भी कर लेते कि जिस समय ये वाली फिंगर रुकेगी उस समय यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ के स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों सेम आ रहे होंगे। तो इस समय यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन सपोज था N1 डैश और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स था वो N2 डैश था, लेकिन सेंटर के अबाउट जो नेट टॉर्क आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं N1 डैश इंटू ये वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था 30, तो इंटू 32 इज इक्वल टू N2 डैश इंटू XR। अब फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, जब ये वाली फिंगर रुक जाएगी और चलना शुरू कर देगी तो उस समय की कंडीशन होगी F1 मैक्स और ये था स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था 0.40 इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू N1 डैश के इक्वल है और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था 0.32 और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू N2 डैश के इक्वल है। तो हम लोग यहां से N1 डैश और N2 डैश का रेशियो निकाल सकते हैं। दिस इज 0.40 इंटू N1 डैश अपॉन N2 डैश इज इक्वल टू 0.32। वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.40 और N1 डैश अपॉन N2 डैश की वैल्यू आ जाएगी XR अपॉन 32 इज इक्वल टू 0.32। तो यहां से जो XR निकल के आ रहा है वो 0.32 इंटू 32 अपॉन 0.40, इसे हमें सॉल्व करना है। तो दिस विल बी 32 अपॉन 40 इंटू 32। 4 से कैंसिल करते हैं तो 8 और ये 10, 4 और ये 5, तो दिस इज 4 अपॉन 5 इंटू 32। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 128 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब दूसरी राइट फिंगर चलने के बाद रुकेगी तो सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस आ रही होगी XR, उस डिस्टेंस की वैल्यू होगी 25.6 सेंटीमीटर्स। कॉन्सेप्ट भी समझ में आया और क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया कि कैसे निकालते। एक बार मैं इस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम काफी अच्छी है। ये रॉड है, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 90। तो मैं दोनों फिंगर को धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले मैकेनिज्म समझना है कि ये फिंगर जब चलेगी तो क्या होगा, यहां पर जो फ्रिक्शन होगा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो फिंगर पर किधर लगेगा, पीछे, रॉड पर किधर लगेगा, आगे। जब इस फिंगर को चलाने की कोशिश करेंगे तो फिंगर पर इधर लगेगा, रॉड पर इधर लगेगा। अब एक फ्रिक्शन इससे आया, एक फ्रिक्शन इससे आया, तो जब लोगों ने कोशिश बहुत कम करी होगी तो कोई चला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उनकी मैक्सिमम वैल्यू से कम थी, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। लेकिन जब थोड़ा सा फोर्स और लगाया कि और रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करी तो यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो गया और यहां का मैक्सिमाइज नहीं हो पाया।
यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो गया, यहां का मैक्सिमाइज नहीं हो पाए और बैलेंस। इसके बाद मैंने फर्दर कोशिश करी तो यहां का फ्रिक्शन अब और तो बढ़ा नहीं सकते, यहां का फ्रिक्शन बढ़ गया। तो यहां का फ्रिक्शन बढ़ गया तो इस रॉड ने इस फिंगर के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और अभी यहां पर कौन सा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है वो अपनी स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू से कम पर लगेगा, लेकिन यहां का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा था इसलिए स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन वो भी बहुत बड़ा था। यहां का नॉर्मल फोर्स कम था तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स छोटा था। अब जैसे जैसे लेफ्ट फिंगर मूव करती रहेगी तो इसका नॉर्मल फोर्स बढ़ता जाएगा। नॉर्मल फोर्स अगर बढ़ता जाएगा तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते जैसे स्टैटिक के बराबर होगा इसके मैक्सिमम के, तो इसके बाद अब ये मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे चलेगा इसका काइनेटिक स्टैटिक मैक्सिमम से और कम हो गया तो ये चलेगा। फिर कुछ देर बाद इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो यहां पर लेटे मोशन की टेंडेंसी आएगी तो फिर चलना शुरू कर देगा ये वाला फिंगर। तो पहले क्या हुआ, जब तक लेफ्ट फिंगर चली तब तक यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमाइज नहीं था, और जैसे लेफ्ट फिंगर अंदर चली गई, जैसे यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हुआ वैसे ये चलना शुरू कर देगी और ये रुक जाएगी। फिर अब ये अपना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहा है तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते जैसे इस वाले के स्टैटिक मैक्सिमम के बराबर होगा वैसे चलना शुरू कर। तो उसने पूछा है कि जब राइट फिंगर चलने के बाद दोबारा रुकेगी तो उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस आएगी, और उस डिस्टेंस का कैलकुलेशन ये मैंने कर दिया 25.6 सेंटीमीटर।